साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि में समसामयिक कार्य। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। पहले विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में। और साथ ही दूसरे विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। आप भी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर 2 में। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा हम जानते हैं यह कार्यक्रम आपके लिए है जिसमें आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे किया जा सकता है और कौन से सुझाव जो आपकी कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आपके सामने लाया जाता है। आज वही हमारी विचार है कि हम आपके सामने वैसा ही कुछ एक अंक लेकर आएँ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में मदद मिल सके। तो उसी के रूप में हम डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह से अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सर, कृषि के इस दौर में कि कृषि के कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाएं जिससे हमारे किसान साथियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जी किसान भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय अब हमारा खरीफ का सीजन आने वाला है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये कार्य करना है कि हमें अपने जो खेत खाली हो गए हैं उन खेतों की गहरी जुताई करें। जो पहला हमारा समसामयिक कार्य का मुख्य उद्देश्य है, हम अपने खेतों की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई हम किसके द्वारा करें? वो गहरी जुताई के लिए हम मिट्टी पलट हल या जिसे हम रिवर्सेबल एम्बी प्लाऊ भी बोलते हैं उसके द्वारा हम करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के अंतर्गत आता है, हमारे द्वारा अपने ज़िले के किसानों को समय समय पर एम्बी प्लाऊ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि किसान भाई गहरी जुताई करके अधिक लाभ कमा सकें। क्योंकि गहरी जुताई करने से हमारी मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है। साथ में गहरी जुताई करने से जो हमारी मृदा की कठोर परत बन जाती है, लगातार हम जब 2 से 3 साल 4 साल से लगातार एक ही स्तर पर जब हम खेती करते हैं और जुताई करते हैं एक ही तरह के कल्टीवेटर से, तो उसमें हमारा जो है कड़ी परत बन जाती है। उसको हम जब गहरी जुताई करते हैं तो वो टूट जाती है जिससे कि जल का अवशोषण अच्छी तरीके से मृदा में हो जाता है और हमारे जो पोषक तत्व हैं जो नीचे पड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उनको भी हमारे पौधे अच्छी तरीके से शोषित करते हैं। इसके अलावा हम गहरी जुताई से हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि गहरी जुताई करके हम जो हमारे कीट हैं उनके अंडे हैं, लार्वा हैं, वो जो है ज़्यादा नीचे चले जाते हैं और जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो सूर्य के जो इस समय गर्मी है उस गर्मी से वो नष्ट हो जाते हैं। साथ में खरपतवारों के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई, सबसे जो इस समय का कार्य है आप गहरी जुताई वैसे करें। इसके अलावा आप जो है जो किसान भाई जिनके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो वो किसान भाई इस समय बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। जुताई करने के बाद आप जो है गोबर की सड़ी हुई खाद को अपने खेतों में अवश्य उपयोग करें। सर, जैसा आप बता रहे हैं गहरी जुताई और जिसके आपने लाभ बताए, तो इससे सर कितने समय के बाद करना उचित होता है कि किसान कब इसे अप्लाई करे, कब गहरी जुताई करे जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके? देखिए किसान भाई, गहरी जुताई के लिए हमें जो समय मिलता है वो खरीफ के सीजन में ही मिल पाता है और इसका इसी समय अच्छा लाभ भी मिलता है हमारे पौधों को, फसलों को। तो हमें खरीफ के सीजन में गहरी जुताई करना है और हर साल करने की आवश्यकता नहीं है। हम 2 से 3 साल के अंतराल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जल का जो अवशोषण शक्ति है मृदा की वो हो जाती है। क्योंकि हम लगातार अगर हम एक ही उससे कल्टीवेटर से करते हैं या हैरो के द्वारा जुताई करते हैं तो नीचे एक हार्ड पैन बन जाती है, जो कठोर सतह बन जाती है। उसको हम गहरी जुताई के द्वारा मतलब 30 से 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर तक हमारे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ के द्वारा गहरी जुताई हो जाती है और नीचे की उर्वरा शक्ति भी ऊपर आ जाती है। इसलिए जो है वो किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और 2 से 3 साल में तो हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसा कि किसान भाइयों सर ने बताया कि गहरी जुताई कितनी आवश्यक है,
लेकिन उसे हर साल करना आवश्यक नहीं है। आप उसे 2 से 3 साल बाद करें। जैसा कि सर ने बताया कि किसान भाई जब जो रहते हैं एक ही ज़मीन पर अगर आप खेती करते चले आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता पर असर होने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप गहरी जुताई करेंगे तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उससे नीचे की जो परत ठोस हो चुकी थी वह टूटेगी, नीचे की परत ऊपर आएगी और उससे उर्वरक क्षमता का विकास होगा और आपको फायदा होगा। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उद्यानिकी में आपका विशेषज्ञता है, तो हम जानना चाहेंगे कि उद्यानिकी में हमारे किसान भाई क्या ऐसी तकनीकें अपनाएं या क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान दें जिससे वह उत्पादन बढ़ा सकें। और अभी वर्तमान समय में जहां पर आम की फसल आई हुई है तो ऐसी स्थिति में किसानों को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, उद्यान की फसलों का जो रकबा है वो हमारे पूरे प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रहा है जी। और किसान भाई परंपरागत फसलों को छोड़ के हाईटेक जो हार्टिकल्चरल फार्मिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं। जी। ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं, सॉल्युबल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं जी। और जहाँ तक हम पेड़ पौधों की फलदार वृक्षों की बात करें तो निश्चित तौर पे किसान भाई इस दिशा में भी काफ़ी अग्रसर है। जी। तो अगर हमें नए बागान लगाने हैं, नए पौधों का हमें रोपण करना है जी। तो सबसे पहले तो हम अभी अप्रैल मई का जो महीना है हमारा, इसमें हम फल वृक्षों के आकार के अनुसार 2 से 3 फीट के गहरे, लंबे और चौड़े गड्ढों का हम खुदाई करें और इन गड्ढों को खोद के डाल दें। 15 से 20 दिन बाद उसमें हम फिर जो है मिट्टी और गोबर की खाद भर के अगले बार जो पौधे लगाने उनकी तैयारी कर सकते हैं। जो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में हम बात कर रहे हैं कि न्यू जो टेक्निक्स हैं जिनमें हम IPM पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो रसायनों का उपयोग है, पेस्टिसाइड का जो वॉल्यूम है वो हम कम करें, कम कर सकते हमारी लागत कम होगी। उसके लिए हम जो जैविक कृषि पद्धतियां हैं, जी। गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, खासतौर से इसका उपयोग कर सकते जी। हैं। तो बदलते मौसम में जबकि हमारे पास मौसम के बदलाव की बहुत चुनौतियां हैं जिसमें अति वर्षा, अल्प वर्षा, असमय वर्षा, अधिक तापमान, जी। ठंड अधिक होना, इन परिस्थितियों से बचने के लिए हम प्राकृतिक कृषि पद्धति के द्वारा जो जीवामृत है, घन जीवामृत है, जी। नीमास्त्र है, इनको तैयार करके किसान भाई अपनी लागत को कम कर सकते हैं। जी। सर उद्यानिकी की जब भी बात होती है तो एक वह किसान जो काफ़ी समय से पारंपरिक खेती कर चला रहा था और जहां हम बात करें हाईटेक खेती की, तो कोई नया किसान अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आती है कि शायद यहाँ लागत अधिक लग जाएगी। तो ऐसा क्या किसान भाइयों तक आप संदेश देना चाहेंगे कि वह अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और अगर लागत अधिक उनको लग रही है तो कैसे वो लागत को कम करें और इस क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि कोई किसान हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स सबसे पहले लेना चाहता है जी। तो उसके क्षेत्र में जो सब्जियां हो रही हैं उनको हम पहले प्रमोट करें, जी। नई क्रॉप को इंट्रोड्यूस ना करें जिसमें रिस्क रहती है। जी। दूसरा, सब्जी लगाने वाले किसान को ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास अपने खुद के जानवर और गोबर की खाद हो, जी। खुद का उसका वर्मी कंपोस्ट की यूनिट हो जी। और जो फार्मिंग हम कर रहे हैं उसके लिए जो छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं, जी। जैसे निदाई गुड़ाई के इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर वगैरह है, ये उसके पास हो या उसको आसानी से मिलने की व्यवस्था हो, जी। जिससे अगर हम सब्जियों की खेती करें, जैसे मान लीजिए बारिश के मौसम में सब्जियों की खेती करना है जी। तो आपको रेज बेड पद्धति से ही करना चाहिए, मेड़ बना के करना चाहिए। इसमें हमारी रिस्क कम हो जाती है। जी। बारिश अधिक होगी या कम होगी तो भी हमारी बेड में जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल। काम करेंगी। जी। दूसरा, अगर हम हाईटेक फार्मिंग की बात करें तो हम पॉली मल्चिंग पे ना जाएं, प्लास्टिक मल्चिंग पे ना जाके हम मेड़ बना के वहाँ पे जैविक मल्चिंग, जो हमारा गेहूं की नरवाई है जी। या धान का जो पैरा अगर किसी को पुराना मिल जाए या और भी जो घास फूस है उसको हम मल्च के रूप में उपयोग करें। बहुत बढ़िया। ड्रिप में भी या आजकल जो सिंचाई की जो उन्नत पद्धतियां हैं जैसे स्प्रिंकलर है, जी। किसान भाई छोटे रकबे में ड्रिप लगा के 1 एकड़ में 2 एकड़ में हम पानी की बचत के साथ सब्जियों की अच्छी खेती कर सकते हैं। तो लागत हमारी बहुत ज़्यादा हमें। दूसरा, हम ऐसी वैरायटीज़ को लगाएं जी। कि जो हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो। बिल्कुल। एक साथ अगर मान लीजिए सब्जियों की खेती किसान को करनी है तो 2 या 3 सब्जियों को वो एक साथ लगाए जी। छोटे छोटे रकबे में। जी। अगर मान लीजिए कभी रेट्स की प्रॉब्लम आती है हाँ। तो हमारा एक चीज़ का रेट कम होगा तो दूसरी का रेट हमारा अच्छा मिल जाएगा, बिल्कुल। तो रिस्क कम हो जाती कम हो है। जाती है। वाकई
बहुत ही बढ़िया सुझाव डॉक्टर साहब ने यहाँ पर दिया कि जो नए किसान भाई अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप एक साथ अपने पूरे रकबे में सब्जियां ना लगाएं। अगर आपके पास अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो आप अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्रों से पहले ज्ञान को हासिल करें, फिर उसके बाद छोटे छोटे रकबे में सब्जियां, फल लगाना आरंभ करें। जैसा सर ने बताया कि आप एक रकबे का उपयोग करते हुए वहां से 2 से 3 प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं, जिससे कभी अगर एक सब्जी का रेट नहीं मिल रहा है तो दूसरी सब्जी का रेट आपको अच्छा मिलेगा, जिससे आपको नुकसान होने की जो संभावना है वह बहुत ही कम हो जाएगी। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी और डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। डॉक्टर सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि किसान को मालूम कैसे चले कि उसकी जहां जमीन है वह कौन सी प्रजाति का उपयोग करे कि उसको ज़्यादा वहां फायदा हो सके, तो क्या इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह किसान भाइयों को मिलती है या मृदा परीक्षण उनका करवाने के पश्चात उनको आप सुझाव देते हैं? मैं इसके विषय में बिल्कुल बिल्कुल आपने एक अभी नाम लिया मृदा परीक्षण, तो किसान भाइयों को मैं इसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा कि मृदा परीक्षण के आधार पे हमें जो हमारी फसलें हैं उन फसलों का चुनाव करना चाहिए। चाहे हमारी उद्यानिकी की फसलें हो, चाहे हमारे फसल अनाज वर्गीय, दलहनी वर्गीय, जो भी फसलें आती है हमें मृदा परीक्षण के आधार पे ही करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है किसान भाइयों। मृदा परीक्षण का जो सबसे सही समय होता है वो यही होता है, यानी कि जब हमारी रबी की फसलें कट जाती हैं और हमारा खेत इस समय खाली होता है, तो इस समय हमें मृदा का नमूना लेना है। तो अब मृदा का नमूना हमें कैसे लेना है वो भी हम आपको बता देंगे। किसान भाइयों, मृदा का नमूना यदि आपको लेना है, यदि आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना है, तो आप अपने खेत जाइए और खेत में ऐसी जगहों का चुनाव करना है जहां से हमें नमूना नहीं लेना है। पहले तो आप उस बात को ध्यान रखिए कि जहां पे लगातार छाया है, यानी कि वृक्ष, पेड़ पौधों के नीचे की मिट्टी को नहीं लेना है। जहां पे लगातार नमी बनी रहती हो या आपका कोई नहर जा रही हो या नाली है जहां उसके पास की मिट्टी नहीं लेना है। आप जहां पर कंपोस्ट यानी गोबर की खाद इकट्ठी करते हैं वहां से नमूना नहीं लेना। उसके अलावा आपका जो खेत बचा उसका आप जो है रैंडमाइज 4 से 5 जगह आप उसका नमूना लेंगे। नमूना लेने के लिए आप क्या करेंगे कि वैसे तो उसको जो नमूना लेने का एक यंत्र आता है जिसे ऑगर बोलते हैं, अगर किसान भाई के पास नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। उसका भी एक तरीका होता है कि आप जमीन की 4 अंगुल की ऊपर की मिट्टी को हटा दें, उसके बाद खुरपी या फावड़े के द्वारा वी शेप बनाते हुए आप जो है मिट्टी का नमूना लेंगे। तो मिट्टी का नमूना जब आप एक बार में लेंगे तो उसको जो है एक जगह फैलाएंगे, पेपर वगैरह या कपड़ा कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उसमें आप रखेंगे, उसको 4 भागों में बांट लेंगे और उसका एक हिस्सा आप रखते जाएंगे, एक तसला में रखते जाएंगे। इसी तरीके से 6 से 7 जगह से जो आप नमूना लेते हैं उसको सबको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर से उसको मिलाएंगे, उसमें जो बड़े पत्थर हैं, घास फूस है, उनको निकाल के अलग कर देंगे, उसको थोड़ा सा बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद उसे हमें कपड़े के थैले में या अच्छी तरीके से उसको भर देंगे। लगभग आधा किलो नमूना पर्याप्त होता है मृदा परीक्षण के लिए। तो उसको आप रखेंगे और उसमें करना क्या है, उसमें आप एक पर्ची में अपना एक कागज में उसमें अपना नाम, उसके बाद आधार नंबर, अपने खसरा खतौनी का उसमें यदि आपको खेत का डिटेल पता है वो डाल सकते हैं। यदि आप गांव में हमारे कृषक भाई अपने खेतों को लोकल नाम से भी जानते हैं तो आप उस लोकल नाम को भी लिख सकते हैं। अपना पूरा एड्रेस लिख करके आप
अपने संपर्क, अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों, वहां ले जाकर के आप दे सकते हैं। देखा किस प्रकार से, मतलब डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आपको मृदा परीक्षण करना है। आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि कहाँ से आपको मिट्टी नहीं लेना है और कहाँ से लेना है। आपको 4 अंगुल की मिट्टी हटाते हुए उसके नीचे वी शेप में आपको लगभग आधा किलो मिट्टी आप ले जा सकते हैं और उसमें सारी अपनी डिटेल डालकर आप जमा करिए। उससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी खेत की मृदा की क्या स्थिति है, क्या क्वालिटी है और उसके अनुरूप आप उसमें कौन सी खेती करेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा अपने एक उत्तर में एक बात कही थी जो थी पेस्टिसाइड के बारे में। सर, आज के समय में उपभोक्ता जो कर रहा है, उपभोक्ता करता है, उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज़ उसके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए बड़ा दुखदायी साबित हो रहा है। तो कैसे फलों का, सब्जियों का वह उपयोग करे जिससे ये पेस्टिसाइड उनके लिए या तो नुकसान न करे या कम नुकसान पे वो काम चल सके, तो उसके विषय में आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो किसान भाई हमारे सब्जियां या फल वृक्ष लगाए हुए हैं जी, तो सब्जियों में खास तौर से जो पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन होता है तो हमारे किसान भाई ऐसे पेस्टिसाइड का उपयोग करें जो ग्रीन लेबल है जी, जिनके ऊपर हरे रंग का तिकोना निशान बना हुआ है। जब भी हम हमारे किसान भाई बाज़ार में पेस्टिसाइड लेने जाते हैं तो पहले तो उनको अपनी समस्या, एक जो प्रमुख समस्या है वो समस्या वहाँ पे विक्रेता को बतानी चाहिए या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके जाना चाहिए। जी, तो हम वेजिटेबल्स के लिए खास तौर से जो ग्रीन लेबल पेस्टिसाइड हैं जो कम हानिकारक हैं उनका उपयोग करें। जी, दूसरी बात ये कि अगर हमारी प्रमुख समस्या मान लीजिए कीट लगे हुए हैं, कोई इल्लियाँ लगी हुई हैं, तो हम कीट नियंत्रण में इल्लियों के नियंत्रण के लिए कोई एक पेस्टिसाइड लेके आएँ। जी, अगर हमारे यहाँ 2 प्रकार की समस्याएं हैं कि रस चूसक कीट भी हैं और इल्लियाँ भी हैं, तो पूर्व मिश्रित जो कीटनाशी बाजार में उपलब्ध हैं हम उनका उपयोग करें। हम अपने से बिना जानकारी के 2 पेस्टिसाइड को ना मिलाएं जी, और हमेशा वेजिटेबल्स में या फ्रूट क्रॉप्स में हम ग्रीन लेबल पेस्टिसाइड का उपयोग करें। जी। ये कम हानिकारक है। जो वेटिंग पीरियड है हर केमिकल का, हर पेस्टिसाइड का एक वेटिंग पीरियड होता है कि हम इतने दिन स्प्रे करने के बाद इसकी तुड़ाई 5 दिन बाद करेंगे या 3 दिन बाद करेंगे। तो वेटिंग पीरियड के बाद ही तुड़ाई करें जिससे जो कंज्यूमर के पास जाएगी उससे नुकसान कम हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि जब सब्जियों का, जैसे मान लीजिए हम भिंडी की बात करें, जितनी ज़्यादा जल्दी तुड़ाई करेंगे उतनी जल्दी भिंडी आती है। जी, तो हमने भिंडी की तुड़ाई की और मार्केट में हम ले गए, तो अब उपभोक्ता का काम ये है कि जब हम लेके आए तो पहले उसको फ्रेश वाटर से हम कम 1 या 2 बार वॉश करें और उसके बाद हम उसको 1 आध दिन के लिए स्टोर करें, फिर उसको उपयोग करें। जी, या जैसे ग्रीन सैलेड में मान लीजिए हम टोमेटो है, कुकुम्बर है, ककड़ी है, जी, जी, मूली है, जी। तो हम लेके जो हमारे किसान भाई हैं इनमें ऐसे पेस्टिसाइड का उपयोग करें, नीम आधारित पेस्टिसाइड का उपयोग करें या जैविक पेस्टिसाइड का उपयोग करें। जी, और मान लीजिए रासायनिक का उपयोग करना भी है तो हम एक जो प्रमुख समस्या है या 2 जो हमारी समस्याएं हैं उनके लिए हम कॉम्बिनेशन वाले पेस्टिसाइड का उपयोग करने के बाद तुड़ाई उसकी एक निश्चित समय के बाद करें और जो उपभोक्ता है उसको लेके आने के बाद घर में 1-2 बार अच्छे से वॉश करें, उसको गुनगुने नमक के पानी से वॉश करें और फिर उसके बाद उसका उपयोग करें। तो निश्चित रूप से जो पेस्टिसाइड का वॉल्यूम वेजिटेबल्स में है वो कम होगा। तो हम दोनों की बराबर से जिम्मेदारी है, उत्पादककर्ता की भी और विक्रेता की भी, कि हम उसको अच्छे से उसका उपयोग करें जिससे हमारे बॉडी में उसका कोई हानिकारक प्रभाव ना हो। बिल्कुल। अगर भारत स्वस्थ होगा तो ही भारत शक्तिशाली होगा। इसकी जिम्मेदारी जैसे किसान भाइयों के ऊपर भी है वैसे ही जो उपभोक्ता है उसके ऊपर भी है। किसान भाई, जैसा सर ने बताया कि आप जो ग्रीन लेवल है उसमें त्रिकोणात्मक जो लेवल लगा हुआ है वह पेस्टिसाइड आप उपयोग करें या आप जैविक पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं जिससे नुकसान कम होगा और उपभोक्ता जो आप सामग्री उपयोग कर रहे हैं उसका एक वेटिंग पीरियड है। जैसे सर ने बताया कि जब भी आप उसे घर में लेकर आ रहे हैं आप उसे 1 से 2 बार अच्छी तरह साफ पानी से धोएं, उसके बाद उसको 1 दिन या 2 दिन अगर आप रख सकते हैं उसके पश्चात फिर आप उसका उपयोग करें। इस तरीके से आप स्वस्थ भी रहेंगे और किसान भाई आपकी जो सामग्री है, आपकी जो फसल है और आगे तक उपभोक्ताओं तक भी पहुंचेगी। सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय जैसा आपने बताया था अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, सारी ही अवस्थाएं आपने बताई वैज्ञानिक से लेकर मूलभूत तक, तो हम जानना चाहेंगे कैसे किसान भाई अपनी खेती में लागत कम कर पाए, कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे उसे लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। जी जी। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके आप जो है अपनी लागत को थोड़ा कम कर सकते हैं और आमदनी अच्छा ले सकते हैं। तो उसके लिए आप बातों को ध्यान से सुनिए
कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं, हमने प्रजातियों का चुनाव कर लिया, अब हमारी बात आती है खेत की तैयारी की। तो सही समय पे हमें अपने खेत की तैयारी करना है। हम खेत की तैयारी करेंगे, 1 से 2 जुताई पहले हम जो है कल्टीवेटर्स के द्वारा करेंगे, उसके बाद फिर हम रोटावेटर चला करके खेत को अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे। और रोटावेटर चलाने से पहले आपको क्या करना है, किसान भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं, तो उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें, जो कि मैं आपको दोनों फसलों के आधार पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप मान लिया धान लगाते हैं, तो धान के लिए आप हमारे उर्वरक की जो मात्रा है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात करते हैं तो 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, और इस तरीके से पोटास की बात करते हैं तो 40 किलोग्राम पोटास। हमें उर्वरक में नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा लेनी है, बाकी पूरी मात्रा हमें जो है खेत की तैयारी के समय डाल देना है। मैं किसान भाई इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि हमारे किसान भाई, मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, खड़ी फसल में डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो आप फास्फोरस के लिए डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, तो डीएपी को खड़ी फसल में ना डालें। रोटावेटर चलाने से पहले आप खेत में जो यूरिया की आधी मात्रा और डीएपी, और जो आप डीएपी फास्फोरस के लिए देते हैं, और पोटास यदि आप मेरोटा पोटास से देते हैं, तो उसकी आप पूरी मात्रा आप अच्छी तरीके से खेत में मिला दें, उसके बाद आप बुआई करें। और किसान भाई, अगर आप जो है जिंक की कमी हमारे खेतों में देखी जाती है, तो धान के लिए हमारे जिंक का भी प्रयोग हमारा यदि आप खेत की तैयारी करते समय ही कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाद में फोलियर एप्लीकेशन जो हम करते हैं उसका प्रभाव होता है, लेकिन अगर हम पहले से ही मृदा में हम उसकी पूर्ति कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम बात करते हैं जिंक की, तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम जिंक का प्रयोग धान की फसल के लिए हम करते हैं। इस तरीके से इन उर्वरकों को मिला करके अच्छी तरीके से तैयार कर देते हैं, खेत की तैयारी करते हैं। फिर हम धान, यदि डायरेक्ट, हमने पहले बताया कि डीएसआर विधि से हम धान को लगाते हैं, तो हमने बीज का जो प्रयोग करना है, जो बीज दर हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कितना बीज डालना है 1 हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर में किसान भाई 80 से लेकर के 100 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, जिसको आप जो है सीड ड्रिल में डाल करके आसानी से बुआई कर सकते हैं। सर त्रिपाठी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में चलते चलते कि नए किसान भाई इस क्षेत्र में, उद्यानिकी में अगर आना चाहते हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल है उसको लें। जैसे मान लीजिए आपको खरीफ में अगर शुरुआत कर रहे हैं या फिर रबी में शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कौन सी फसल हो सकती है, इसकी जानकारी आपको हो। आप संसाधन प्रॉपर जुटाएं, जो आसपास के अनुभवी किसान हैं उनसे अनुभव साझा करें। जैसे एक धनिया का हमारे पास एक अच्छा विकल्प है ठंड के मौसम में, आलू हमारे पास एक अच्छा विकल्प है कि हम आलू की खेती सब्जियों में ठंड के मौसम में कर सकते हैं। बरसात के मौसम में बैगन है, मिर्च है, टोमेटो है, सेम है, गोभी है, तमाम सब्जियों को हम मेड़ बना के रेज बेड पद्धति पे इनकी खेती कर सकते हैं। और इनके सीड भी महंगे हैं। जहाँ पे हल्की ज़मीन है वहाँ पे हम बरसात में प्याज की खेती कर सकते हैं, जिससे अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो हम हमारे क्षेत्र के अनुसार फसलों का चुनाव करें। दूसरी बात, जानवर जो हमारे पास हैं उनका गोबर हम इकट्ठा करें, उससे कंपोस्ट तैयार करें, गोबर की खाद तैयार करें, वर्मी कंपोस्ट तैयार करें। और जिनके पास कम जानवर हैं, अगर देसी गाय है तो आप जीवामृत तैयार करें, घन जीवामृत तैयार करें। ये दोनों ही तरल और ठोस खाद है। तो नया किसान मतलब इस तरीके से इस क्षेत्र में आकर वो शुरुआत कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। सर ने जैसा बताया कि नए किसान भाई जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो इस प्रकार इन विधियों का उपयोग करके इस क्षेत्र में वह भविष्य संवार सकते हैं। सर, बहुत ही कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पढ़ा लिखा वर्ग अगर खेती करना चाहता है, इसमें आना चाहता है, तो उनके लिए आपकी क्या सुझाव है? बहुत ही संक्षिप्त में। जी, किसान भाइयों, आप अच्छा कर सकते हैं छोटी छोटी बातों का ध्यान करके, जिसमें सबसे पहले तो आपको बीज हमेशा अच्छी जगहों से, किसी अच्छे रिसोर्स जगहों से, मतलब जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ऐसी जगहों से आप प्रमाणित बीज का उपयोग करें। सबसे पहले आप प्रमाणित बीज लें, उसके अच्छी प्रजातियों का लें। उसके बाद खेत को अच्छी तरीके से तैयार करें। मेरे द्वारा बताई गई जो अभी हमने बताया कि किस तरीके से आपको फर्टिलाइजर्स का जो आप उपयोग करते हैं उनका उपयोग करें। जैविक विधि से भी जो आप उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी सही समय में, सही मात्रा में और सही तरीका अपना करके यदि
खेती आप करते हैं तो अवश्य ही आपका लागत में कमी आएगी और लाभ भी मिलेगा। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के लिए समय समय पे प्रशिक्षण भी देता रहता है। और हम केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के अंतर्गत आते हैं, तो हमने जो भी चीजें यहाँ पे बताई किसान भाइयों को हम समय समय पर प्रदर्शन के लिए जो है मशीनें भी उपलब्ध कराते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया सर। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे और भी जानकारियां लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।